हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें हमने चार्ज और उससे जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्जिंग ऑफ बॉडी, तीन केस उसमें है ना, और फोर्स से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स और दो बॉडी के बीच में फोर्स, सेम चार्ज अगर है बॉडी पे तो दोनों कंपेयर करने पे बॉडी के बीच का फोर्स उस चार्ज के फोर्स के या तो ज्यादा होगा या कम होगा। कम कब होगा? सिमिलर चार्ज तो भाग जाएगा, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके भाग जाएगा तो इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ज्यादा कब होगा? जब चार्ज डिफरेंट होगा, अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा तो इफेक्टिव डिस्टेंस घट जाएगा। क्लियर है सबको? ये सब हो चुका है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं इसके कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट चार्ज की बात करता है बच्चों, केवल और केवल किसकी बात करता है? पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल किसकी बात करता है? तो पॉइंट चार्ज की बात करता है, बॉडी की बात नहीं करता। लेकिन पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बॉडी के लिए, डिफरेंट बॉडीज के लिए के बीच में फोर्स निकालते हैं, और यही इस चैप्टर में केवल करना है बस। इस पूरे चैप्टर का एक ही एम है। कूलम्ब्स ने कहा कि दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स इतना है, यूज करो, और किसी रॉड एंड पॉइंट, एक रॉड एंड रॉड, प्लेट एंड प्लेट, प्लेट एंड पॉइंट, प्लेट एंड रॉड, कुछ भी के बीच का फोर्स निकालो बस, और बस यही हमारा एम है। याद रहेगा? इस चैप्टर का केवल एम क्या है? सोचो, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, बस मैथ्स यूज करो। बस इस चैप्टर का यूज है मैथ्स यूज करो, मैथ्स यूज करके काम खत्म करो। समझ गए इस चैप्टर का पूरा एम क्या है? मैंने क्या बोला, समझ में आया? इस चैप्टर का एम है पॉइंट चार्ज का मैं तुम्हें दे रहा हूं कि ये दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को इतने फोर्स से एक दूसरे को धक्का देते हैं या खींचते हैं। तुम उस पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी वायर एंड पॉइंट, वायर एंड वायर, प्लेट एंड वायर, स्फीयर एंड पॉइंट, स्फीयर एंड स्फीयर, जो चाहे जो चीज हो सकती है सबकी निकालने की कोशिश करो। यही बस एम है हमारा। और मैंने पिछली क्लास में जब शुरुआत की थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमें जोड़ना आता है, ऐड करना। समझ गए? तो उसका एम है कि तुम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण फोर्स को निकालो। और मैंने तुम्हें बताया कि फोर्स को जोड़ा कैसे जाता है, या किसी भी दो क्वांटिटी को जोड़ा कैसे जाता है, दो क्वांटिटी को या क्वांटिटीज को आपस में जोड़ा कैसे जाता है, ये बोला था मैंने। यानी मेरा एम था ब्रॉडली एक दिमाग को तुम्हारे क्या देना? रास्ता, और वही रास्ता सब कुछ है। तुम उसको छोड़ के बाकी सब करोगे, वो रास्ता नहीं सोचोगे, और इसीलिए सब दिक्कत है। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तुम्हारी तो 100% रास्ता भूल के एक एक क्वेश्चन को 100 बार करोगे, काम खत्म हो जाएगा। जबकि मैं आज जो बता रहा हूं वही सब कुछ है। पॉइंट चार्ज का यूज करके डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में फोर्स निकालना, बस इतना सा काम है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एक बाद में पढ़ेंगे, वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो छोड़ दो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो शुरू का पार्ट है उसमें बस यही सीखने वाले हैं। क्लियर? तो इसको तभी सीख पाएंगे ना जब हम एक पॉइंट चार्ज के बारे में सही से सीखें। कब सीख पाएंगे? जब एक पॉइंट चार्ज के बारे में पहले ठीक से समझे कि वो कैसे काम करता है, वो कैसे फोर्स लगाता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तब जाके हम बहुत सारे चार्ज के बारे में सीख पाएंगे। क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइंट चार्ज का ही वेरिएशन है। फिर से, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइंट चार्ज का ही तो वेरिएशन है। एक वायर पे चार्ज क्या है? बहुत सारे पॉइंट चार्ज का एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेट क्या है?
बहुत सारे चार्ज का एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूशन, यही है ना। तो इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज के बारे में पता होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला एम हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज को सही से समझना। तो कूलम्स लॉ इसको कहते हैं कि दो पॉइंट चार्ज, ये लो दो पॉइंट चार्ज सेम नहीं है, साइज नहीं है, के बीच की दूरी अगर r है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लगता है, जहां पे r दोनों के बीच की दूरी है। एंड जो K है, स्मॉल k यहां पे लिख रहा हूं, स्मॉल k, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है फॉर फ्री स्पेस। लेकिन यही K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K, या कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी, या कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा फॉर मीडियम। इसको और ठीक से बोलते हैं, इसको और ठीक से समझते हैं। यानी अगर ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, तो इसका जो फोर्स होगा K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस का परमिटिविटी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बस हो गया, और कुछ नहीं। ये फ्री स्पेस में है, बट इन मीडियम में बात करेंगे तो यही क्वेश्चन, यही चीज हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये तो फ्री स्पेस का 1/k टाइम, जहां पे k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहां k क्या है, कैपिटल K है, ये जानना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। या इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं उसे को बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। समझे कि नहीं, ये होता है। तो ये जब इसके साथ आ जाता है, ये जब इसके साथ आ जाता है बच्चों, तो यही हो जाता है फॉर्मूला इस टाइप से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, क्या कहेंगे उसको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाता है किसी मीडियम में। क्लियर है बच्चों, आराम से, आराम से, ये समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन। अब सुनना, एक रिजल्ट निकालते हैं यहां से, एक रिजल्ट। क्या रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट ये निकालते हैं कि दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना। लेकिन अगर मैं इसको, यही सेम सिचुएशन 1 और 2 को उठा के एक मीडियम में रख दूं, इसमें मीडियम जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना है बच्चों, K, डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना है, K में रख दूं, तब क्या लगता है, यही फोर्स न्यू मीडियम में कितना होगा, बोलो K, ये तो कांस्टेंट वाला ना, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू कैपिटल K। कैपिटल K स्मॉल K में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, हो जाएगा ना। और इसको थोड़ा सा समझ के लिए, हमें समझ में आ जाए, आगे से मजेदार हो जाए, फट से लगा दे, सुनना बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन रूट KR का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, आराम से। अगर लिख सकते हो तो मुझे दोनों को कंपेयर करके बता दो, तो ये क्या रिजल्ट आया। ऐसा लगता
मीडियम में ऐसा लगता है जैसे डिस्टेंस बढ़ के रूट के टाइम्स हो गई है। सुना? फिर से दोनों बीच की दूरी कितनी है? r। फोर्स कितना है? k/q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें k टाइम्स कम हो गया, तो जो k टाइम्स कम हुआ उसको वो क्यों कम हुआ? मैंने कहा वो इसलिए कम हुआ क्योंकि मीडियम ज्यादा रिपल्सिव हो गया, एक तरह से यानी अपोज करने लगा। नहीं, तुम लड़ नहीं सकते, दो लोग आपस में हवा में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हो। मीडियम में आया तो मीडियम ने क्या कहा? नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, तो भी लड़ रहे हैं, लेकिन मीडियम में उसने थोड़ा सा लड़ाई को कम कर दिया। कितना टाइम कम कर दिया? k टाइम्स, यही ना? यानी मीडियम का रिस्पांस क्या था? उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर देना। सुनाई दिया? कितने टाइम्स का? k टाइम्स। ये किसका असर था? मीडियम का। लेकिन इसको लिखने का तरीका देखना, या तो उसको तुम परमिटिविटी में ले आओ, ऊपर जैसे ले आया था कि परमिटिविटी k टाइम्स बढ़ गई इसलिए पोजीशन कम हो गया, सुनाई दिया? या उसको समझने के लिए क्यों ना ऐसा करें कि मीडियम ना बदल के वही फोर्स महसूस करने के लिए चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ा दे। क्या बढ़ा दे? चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी। सुनाई दिया? यानी वही चीज अब इस तरह से काम कर रही है जैसे उनके बीच की दूरी r इंटू रूट के टाइम्स था। पहले कितना था दूरी? लेकिन अब जो फोर्स लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उनके बीच की दूरी कितनी हो गई? r इंटू रूट के। सुनाई दिया? r इंटू रूट के टाइम्स। सुनाई दिया क्या बच्चों? समझ, काम खत्म। यानी मीडियम के असर को समझने के लिए हमने एक मीडियम को ही बदल दिया, चलो वो तो एक्चुअल बात है, या डिस्टेंस को बदल के रूट के टाइम्स कर दिया। कितना कर दिया? पक्का ना? या डिस्टेंस बढ़ के रूट के टाइम्स हो गई। इसको थोड़ा सा और मजेदार लिखे तो जिसे कि हमें मजा आया, देख समझने में आसानी रहे। क्या है वो? यानी k/q1 q2 अपॉन रूट k इंटू r प्लस r माइनस r प्लस r। पता है क्या करते रहते हैं? क्या है बच्चों? यानी जो इफेक्टिव डिस्टेंस है r की बजाय कितना बढ़ गया? रूट k माइनस 1 r बढ़ गया। क्या सही है? देखो ना, r जोड़ के r घटा दिया, पहले से कितना था? r, अब इतना बढ़ गया ना? कितना बढ़ गया? रूट k माइनस 1 r बढ़ गया कि नहीं? देखो ना, ये याद है? शिफ्ट याद है? म्यू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, इतना शिफ्ट हो गया ना? ऐसे यहाँ पे इतना शिफ्ट हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे r बढ़ के इतना शिफ्ट हो गया, इतना बढ़ गया। कितना शिफ्ट हो गया? मीडियम का असर क्या हुआ? कितना शिफ्ट हो गया? रूट k माइनस 1 r। सुनाई दिया? सुनाई दिया? तो मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूं? ये चीज घर में चिल्ला के बोलोगे, ऐसे ही अपने आप को समझाओगे, और नहीं समझ में आएगा तो कल आके बोलोगे सर आपने क्या बोले, जब मैं अपने आप को समझाया था तो मुझे याद नहीं आया, समझ नहीं आया, फील नहीं आया। और 2 दिन बाद अगर पढ़ोगे तो काम खत्म है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या समझाया। कॉपी में लिखा हुआ उस तरह से फील नहीं आता कभी भी। सुनाई दिया? या तो फिर इसमें देखो वीडियो में, यही हो सकता है फिर। और मैं वीडियो सारा बनाता नहीं तो दिक्कत है। इसको देखोगे तब फील आएगा, या तो इतना जाके अभी पढ़ोगे तब फील आएगा। हम कॉपी में कितना भी लिख लेंगे तो वो फील नहीं आएगा जो यहां पे बताना चाहता हूं। तो क्या हुआ? अभी अभी मैंने क्या कहा? काम खत्म, समराइज करते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगता है? कूलम ने कह दिया। उसमें मीडियम का असर क्या है? अभी अभी हमने पढ़ लिया। मीडियम के असर को पढ़ने के लिए हमने 2 अप्रोच किए। मीडियम की परमिटिविटी के टाइम्स बढ़ा दी तो फोर्स के टाइम्स कम हो गया, और दूसरा उसी को पढ़ने का एक तरीका यह था कि मीडियम की परमिटिविटी बढ़ाने के बजाय 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो? रूट k माइनस 1 इंटू r। r कौन है? जिसमें मीडियम है। r कौन है? जिसमें मीडियम है, जिसमें आराम से। अब ये भी हमने कुछ कहा था, ये एक आदमी है,
ये ऑब्जेक्ट है, ये आदमी उसको देख रहा है, दोनों की हाइट कितनी है h, थिकनेस कितनी है t, रिफ्लेक्टिव कितना है म्यू। तो जो दिख रहा है एपरेंट डेप्थ वो एक्चुअल डेप्थ माइनस शिफ्ट है ना, और कितनी शिफ्ट है t, जो मीडियम है t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। याद है ये ऑप्टिक्स, बोलो बच्चों। यानी इस एक्चुअल में से इतना शिफ्ट होने के कारण क्या हो गया माइनस। पक्का समझ में आया, बोलो बच्चों। अब बताओ जो पहले डिस्टेंस है r, उसके बीच में हमने क्या रख दिया स्लैब, पता नहीं क्या बोले। ये चार्ज कितना है q1, ये चार्ज कितना है q2, दोनों के बीच की दूरी जो भी है कितनी है r, थिकनेस कितना t, k क्या है डायरेक्टली कांस्टेंट, रख दिया बोलो। तो डिस्टेंस कितनी थी r, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो गई, जो पहले थी उसमें कितनी बढ़ गई रूट के माइनस 1 इंटू टी। अब टी है वो, बाकी तो खाली जगह है, बाकी तो नहीं बढ़ेगा। जैसे इसमें इतना है तो टी के कारण बढ़ेगा, वैसे ये भी टी के कारण बढ़ेगा। सुनाई दिया, बोलो बच्चों। नहीं, जैसे यहाँ पे पूरे जो खाली जगह उसके कारण थोड़ी बढ़ेगा, वो तो है चीज है। जो डिफरेंट मीडियम उसके कारण बढ़ेगा, तो डिफरेंट मीडियम टी है ना, डिफरेंट मीडियम क्या है तो बढ़ेगा किसके कारण टी के कारण। तो कितना बढ़ा के रूट के माइनस 1 इंटू वो टी जो मीडियम डिफरेंट है वो। एक और स्लैब लगा के दिखा दूं, या समझ में आ गया। तो एक और स्लैब होगा तो कितना बढ़ेगा रूट के टू माइनस 1 इंटू टी टू, बढ़ेगा कि नहीं, ज्यादा हो गया क्या, तब बढ़ा रहा हूं क्या, सुनाई दिया, ओके। ओम शांति शांति। एक मंत्र हो गया, क्या मंत्र है, काम खत्म हुआ। ऐसे ही पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से दिखना चाहिए। अभी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं, कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो मैं समझ गया क्या करना है। क्या है, दो चार्ट दिया है, बीच में एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम उठा के रख दिया। उस मीडियम का असर कैसे होगा, एक पूरे को मीडियम से भर दिया तो मीडियम का असर होगा रूट के माइनस 1 इंटू पूरा डिस्टेंस, इतना बढ़ जाएगा। एक पार्ट रख दिया केवल थिकनेस टी का, तो फिर r प्लस जो बढ़ोतरी होगी वो केवल उस पार्ट के कारण होगी, दैट इज रूट के माइनस 1 इंटू टी, बस वो पार्ट। सुनाई दिया। एक की जगह पे दो रख दिया तो इसके कारण भी कुछ डिस्टेंस बढ़ेगी और इसके कारण भी कुछ डिस्टेंस बढ़ेगी, टोटल डिस्टेंस। सुनाई दिया क्या सबको, समझ गए, हो गया। तो ये मीडियम का असर खत्म हुआ, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मीडियम का असर खत्म, अपने आप ही। नेक्स्ट, दूसरा असर ये है जो मैंने अभी कल बताया था। मीडियम का असर समझ में आ गया। दूसरा असर कल क्या बताया था मैंने, बॉडी पॉइंट की जगह पे क्या बोल दे, बॉडी बोल दे, पॉइंट की जगह पे क्या बोल दे, हाँ। तो फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडी, बच्चों बॉडी की बात हो रही है यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो तो क्या होगा, तो मैंने कहा था कल कि एक पॉइंट चार्ज दूसरा पॉइंट चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस r, ये चार्ज q1 ये चार्ज q2 है ना, बोलिए। तो फोर्स लगेगा, ये बार बार k क्यों लिखा जा रहा है मुझसे, फोर्स लगेगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, काम खत्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब सुनना, एक चार्ज ये है तुम्हारा दोस्त, एक चार्ज ये है तुम, ये इसको धक्का देगा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ए से बी की तरफ ना, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ए से बी की तरफ। अगर इंपल्सन है तो कोई पूछे डायरेक्शन क्या होगी, तो ए बी कैप, इस पे फोर्स की डायरेक्शन होगी कि नहीं, बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं, जबकि इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बी ए कैप, किधर होगी बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा आराम। अब दूसरा, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं बॉडी की। तो जैसे ही ये चार्ज
पॉइंट से उठा के एक एग्जांपल के लिए स्फीयर लेते हैं, उस पर रख दिया Q1 और यहाँ पे भी उसी डिस्टेंस पे रख दिया, सेंटर डिस्टेंस वही है R ही है, यहाँ पे रख दिया Q2। तो क्या होगा बच्चों, ये उसको धक्का देगा ना, ये चार्ज उस चार्ज को धक्का देगा कि नहीं, और उसको भागने की जगह है, इसके पास जगह थी, शेप ही नहीं था, साइज ही नहीं था, तो कहीं भाग ही नहीं सकता, जहां है जाए, उड़ के थोड़ी चला जाएगा कि चलो अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ अपना घर, नहीं जाएगा, उसी में शिफ्ट होने की जगह होती तो शिफ्ट हो जाता, कम ज्यादा वो अलग बात है लेकिन शिफ्ट होता, इसमें जगह है तो चार्ज अगर पॉजिटिव तो भागे कहां चला जाएगा, बाहर, यहां पे भी भागे कहां चला जाएगा, बाहर, तो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर होगी कि नहीं, और अगर इफेक्टिव डिस्टेंस ग्रेटर देन आर हो जाएगी तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, लेस देन एफ हो जाएगा कि नहीं बच्चों। अगर कौन सा चार्ज है ये, सिमिलर चार्ज, कौन सा चार्ज है, जबकि डिफरेंट होता है तो ये दोनों एक दूसरे के पास आते ना, और पास आते तो क्या होता, पास आते तो फोर्स बढ़ जाता होता ना, तो सिमिलर चार्ज के लिए ये है, और F effective will be greater than F, डिफरेंट चार्ज के लिए है, चार्ज डिफरेंट होगा तो ये बढ़ जाएगा, सिमिलर चार्ज होगा तो घट जाएगा। दो चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज, थर्ड क्या, वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक चार्ज है Q1 एट ए पोजीशन वेक्टर R1, दूसरा चार्ज है Q2 एट ए पोजीशन वेक्टर R2। नाम भी लिख दो, इसको A कह दो, इसको B कह दो, दोनों को मिला दो, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। हमें चाहिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पे 2 के कारण। इसको मैं लिख रहा हूं F12, और मैं चाहता हूं कि ये किस फॉर्म में मिले, वेक्टर। तो वेक्टर कैसे मिलके बनता है बच्चों, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यही ना। मैग्नीट्यूड तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, तुम समझ रहे हो ये चीज, इनटू डायरेक्शन 1 2, यानी फोर्स ऑन 1, तो 1 पे फोर्स किधर लगेगा, धक्का मिलेगा, तो किधर से किधर की तरफ, B टू A। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, BA कैप, यही होगी ना। तो BA कौन बताएगा, BA B से A पे जाने का, ये सब नहीं भूलना होता है, B से A पे जाने का दूसरा रास्ता, तो B से O से A। तो देखो बच्चों, ऐसे नहीं माइनस प्लस, ऐसे B से O से A। इसको माइनस लिखो कि ना लिखूं, यहां पे माइनस लिखो कि ना लिखूं, B से O से A नहीं लिखना है। ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है, OA OI PO PI, ये में साइन कन्वेंशन नहीं लिखना होता, जब वैल्यू पुट करनी होती है तो लिखना होता है, सुना दिया। ऐसे वेक्टर में भी अभी साइन कन्वेंशन नहीं लिखेंगे, B से O आए, O से A आए, कोई साइन कन्वेंशन नहीं। अब लिखो BO कौन है, OA का उल्टा, OA कौन है, R2, तो अरे OB कौन है, R2, तो BO कौन होगा, माइनस। पुट करते समय लिखना है, यही सब छोटी छोटी गलतियां करते हो तो सब गड़बड़ जाता है। मान लो तुमने BO को माइनस लिख दिया और फिर वैल्यू पुट किया, फिर एक बार माइनस, काम खत्म। यही सब गड़बड़ी है, ध्यान से समझो। प्लस OA, OA तो आर ही वेक्टर है,
लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, मॉड। तो BA का मैग्नीट्यूड कितना है, डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जगह पे रखो यहाँ पे, यानी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या, R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ BA, दैट इज R। मॉड यही ना लंबाई उसकी। क्या आंसर आएगा हमारा, लिखो फटाफट, रटो इसको। चलो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, ऑन 1, फोर्स ऑन 1 देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह पे R क्यूब, लेकिन R क्यूब आगे तो एक जबरदस्ती मैग्नीट्यूड बढ़ा ना, तो वो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कॉम्पेंसेट होगा क्या, R1 माइनस R2, यूनिट वेक्टर नहीं क्या, वेक्टर। अरे यूनिट वेक्टर ये है, लेकिन उसकी वैल्यू करके तो नीचे क्यूब आ गया और ऊपर वेक्टर हो गया, सुनाई दिया। तो देखो जरा, 1 पे फोर्स देख रहे हो 2 के कारण, तो 1 में से 2 माइनस करोगे, याद कर लो आप इसको। 1 पे फोर्स 2 के कारण देख रहे हो ना, तो 1 में से 2 माइनस करोगे। स्टोरी क्लियर है बच्चों, बोलो बोलो, काम करो। तो अगर मैं इस पे देख रहा था, ये जरा उस पे देखो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बोलो मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, लेकिन वहां पे क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी ना, AB और AB BA का उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ऐसे में अगर मैं ऐसा कुछ करूं, ये समझ में आ गया 2 रिजल्ट। अब एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0, यानी सिस्टम पे ओवरऑल फोर्स क्या होगा, 0। और इसे कह सकते हैं कि ये दोनों कौन से फोर्स हैं, इंटरनल फोर्स है। कौन से फोर्स है, जो उनके बीच में आपस में है। कुछ सिखा पाया हो धीरे से, तो ये हो गया सिंपल एक क्वेश्चन, मतलब डेरिवेशन, तो स्कूल लेवल पे ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें समझना क्या है, अरे फोर्स वेक्टर है और वेक्टर हमेशा 2 चीज से मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख दो। क्लियर है सबको बच्चों। चलो, अब अगर ये समझ में आ गया डेरिवेशन, तो आगे कुछ एग्जांपल कर लो। ये पॉइंट Q ले लिया मैंने, एक फोर्स Q, चलो 2 कूलम कर देते हैं, और ये पॉइंट है 3,0। यहां पे एक फोर्स चार्ज ले लिया -2 कूलम, और पॉइंट है 0,3, सही है। और यहां पे भी एक चार्ज ले लेते हैं, -2 कूलम कर ले या +2 कूलम कर लेते हैं, चलो, और ये है 0,3, ये -3 है, नेगेटिव है ना, बोलो बोलो। हमें चाहिए फाइंड फोर्स ऑन व्हाट, चार्ज एट 3,0। चलिए फटाफट जल्दी से निकालिए, वेक्टर फॉर्म में निकाल के जोड़िए, वेक्टर फॉर्म में निकाल के जोड़ दीजिए। तो K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, R क्या है, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ बच्चों, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, याद है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो कितना आएगा आंसर, 3√2 आ रहा है ना, 3√2 का क्यूब, यही ना। उसके बाद जिस पे देख रहे हो वो ये है ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर 3i, 0j है, खत्म करें, माइनस जहां से देख रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, -3j, अरे है ना 0i -3j, माइनस कर देना है। जिसको देख रहे हो कौन है, 3i 0j, तो 0 हटा दो। जहां से देख रहे हो कौन है, 0i -3j, माइनस कर दो, ये किया नाम है। जिसको देख रहे हो 1 को, 1 पे देख रहे हो, और कहां से देख रहे हो, 2 से, तो 1 में से 2 को माइनस कर रहे हो, याद रहेगा। ये हो गया एक का। अब दूसरे का देखो,
उसको देखो, समझ गए क्या बच्चों? अगला देखो के Q1 Q2 अपॉन अगेन R तो वही है ना, 3√2 का होल क्यूब। अब जिसको देख रहे हो वो कौन है बोलो? 3i पूरा लिख दूं क्या? 0j में से जहां देख रहे हो वो कौन है? 0i 3k, अरे j सॉरी j है ना बच्चों? ये हो गया तुम्हारा। बस क्या कर देना है, समझ गए क्या करना है? काम खत्म, आंसर निकाल लेना है। आया किसी का आंसर? देखो तो कुछ कॉमन आ जाएगा, k 4k अपॉन 3√3 कितना होगा? 54 ना? नहीं 54√2 ये आएगा, 54√2 ये आएगा ना बच्चों? इसका 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 का 3 बार करो तो 54 आ जाएगा, और √2 का 3 बार करोगे तो नहीं 27 आ जाएगा 3 का 3 बार, और √2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आ जाएगा, हट जाएगा, ये आएगा। अब देखना जबकि आगे ये 3 आई, बाकी सब तो सेम है ना, और ये माइनस है, क्या है ये माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 3i और प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 3j, यही है बच्चों? और उसका प्लस बोलो 3i माइनस 3j, यही है बच्चों? ये दोनों ऐड हो गए और ये दोनों निपट गए। निपटे, निपटने का मतलब क्या है? फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? 4k अपॉन 54√2 क्या माइनस 6j, सही है? अब जरा कॉमन सेंस लगाते तो, जरा कॉमन सेंस लगाओ इस इक्वेशन में। ये क्या कॉमन सेंस है? ये वाला इसको रिपेल करेगा कि नहीं, और ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, और जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का है इसका उसी दोनों का भी वही है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, तो जितना फोर्स ये लगेगा उतना फोर्स ये भी लगेगा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट इधर और इधर होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट इधर और इधर होंगे, ये दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए आंसर किस में आएगा? आ रहा है ना? एक तरह से हम उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं जो हमने मैथ निकाला है उसका, ठीक है? निकाल सबको समझ में आ गया है? आगे नहीं कैसे देखते हैं, वेक्टर कैसे लगाते हैं? ठीक, आगे बढ़े। नहीं चलिए आगे, सब लोग सुनिए। फोर्स के बारे में बेसिक समझ में आ गया? तो फोर्स, अब सिंपल सा हमने एक नए फोर्स की बात कर ली। किसकी बात कर ली हमने? एक नए फोर्स जो डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट है? अब हम फोर्स के साथ जो जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो सब करेंगे, और छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्या है देखना, कॉमन सेंस वाले, ध्यान से। सबसे छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये चार्ज 2 कूलम है, ये चार्ज भी 2 कूलम है, और ये चार्ज 3 कूलम है, ये डिस्टेंस L है, कुछ भी दे दो 2 मीटर। तो फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज, क्वेश्चन समझ में आया? फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज। फिर से हो क्या रहा है, हम 3 कूलम चार्ज पे फोर्स चाहते हैं, तो 3 कूलम चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, 2 फोर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? कि 2 से ज्यादा लगेंगे? कितने फोर्स लगेंगे देखो तो। हम 3 कूलम पे देख रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा
हम किस पे देख रहे हैं? हम टोटल फोर्स नहीं देख रहे हैं, हम केवल 3 कूलम पे देख रहे हैं। तो केवल 3 कूलम पे बताओ, ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, और कोई लगेगा? समझना बच्चों, कोशिश करना एक बार में काम खत्म करने की, बाद में यही सब कंफ्यूज करता है। आपस में ये दोनों फोर्स लगाएंगे, लेकिन हमें कौन सा बोला गया? 3 कूलम पे। हमें 2 पे या इस पे नहीं बोला गया, तो हम क्या करेंगे? केवल 3 पे देखेंगे, याद रहेगा? अच्छा, तो अगर मुझे ये कोई बता दे कि कितना फोर्स लग रहा है, अगर मुझे ये कोई बता दे कि कितना फोर्स लग रहा है, तो 2 फोर्स मिल गए, स्केलर की वेक्टर, तो वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ते हैं? 2 वेक्टर है तो रिजॉल्व करके जोड़ दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे जोड़ दो? चलो, तो बताओ, अगर मैं इसको F1 कहूं और इसको F2 कहूं, तो F1 वेक्टर का मॉड कौन बताएगा? K, ये 3 कूलम है ना, कितना? K, बोलो, Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं कि क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएं। सुने क्या सबने? कौन सी बात कर रहा हूं मैं? सुनाई दे रहा है? मैग्नीट्यूड मतलब K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बस हो गया। क्या F2 अलग होगा कि यही होगा? F2 अलग होगा कि यही होगा? यही होगा, यानी यही कौन होगा? F2 भी होगा ना मैग्नीट्यूड में, बोलो बच्चों। और अगर यही होगा तो F1 F2 दोनों सेम हो जाएगा। जब 2 सेम फोर्स लगते हैं तो उनको जोड़ना बहुत आसान होता है। तो रिजल्टेंट कौन बताएगा जल्दी से? टू F cos थीटा बाई 2, यही ना? 2 F कितना आया? 1 2 से 2 कटेगा, 3/2 K, यही ना? K की वैल्यू रख देंगे बाद में, सही है। और cos कितना एंगल है वो? थीटा 60, तो 60/2। छोटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी कोई प्रॉब्लम? आंसर आएगा 3K, 2 से 2 कट जाएगा, cos 30 3/2, 3√3/2K, यही ना बच्चों? बस ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और डायरेक्शन किधर होगी? अगर 2 फोर्स इक्वल तो रिजल्टेंट किधर होता है? बीचों बीच किधर होता है? यानी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन इधर होगी, यही तो रिजल्टेंट होगा, बोलो बच्चों। ये हो जाएगा, मैं समझता सबको क्लियर हो गया है। सबसे छोटा आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा, अगला एक ट्रायंगल के, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि तीनों कॉर्नर पे 2 कूलम 3 कूलम 2 कूलम का चार्ज लगा दिया। सेंटर पे 4 कूलम का चार्ज है। सेंटर पे कितने का चार्ज है? 4 कूलम का, और दोनों सारे साइड 2 मीटर के हो गए। चलो, हमें चाहिए नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज चाहिए, लगाइए। कैसे होगा? रुको, आराम से, सिंपल। ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि डिस्टेंस नहीं पता हो, क्योंकि दोनों का चार्ज तो पता है, डिस्टेंस नहीं पता। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा क्या होता है बच्चों? मीडियन। क्या होता है? और ये सेंटर पे रखा है, सेंट्रॉइड पे रखा है, तो वो मीडियन किस रेशो में बांटता है? 2:1 में बांटता है ना। तो सबसे पहले ये कितना है बच्चों? 2। ये कितना है? तो 2 का ये कितना है? cos थीटा, अरे sin थीटा, सॉरी, कितना होता है? sin थीटा। यानी मीडियम की लेंथ कितनी हो गई? मीडियम की
2 का साइन 60 हुई ना। तो ये उसका कितना लेंथ है बच्चों? 2/3। कितना? 2:100 बांटेगा तो 2/3 है ना, तो वो 2/3 नीचे 1/3, तो क्या इसका 2/3 कर दूं? तो अगर मैं इसको r कहूं तो r कितना हो गया? 2 sin 60 3/2 का 2/3 सॉरी 2/3 सही ना? ये कितना आंसर आएगा? सिंपल। बोल बच्चों, अब बात आती है कि सारे फोर्स देख ले, तो फिर से एक बार ये इस पे फोर्स लगाएगा 1, ये इस पे फोर्स लगाएगा 2, और ये भी उस पे फोर्स लगाएगा 3। लगाएगा ना? और हमें इनका क्या चाहिए? रिजल्टेंट। क्या चाहिए? तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है, मजेदार दिख रहा है, ये भी उतना ही फोर्स है जितना ये है, और दो फोर्स अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है, और कितना होता है अब ये भी देखा हमने, तो वो मिल जाए उसमें सीधा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट भी है, तो पूरे को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ ऑब्जर्व करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चले पहले एफ की बात करें। ये एफ कितना है? ये एफ बताओ, ये वाला एफ के Q1 Q2 अपॉन यही ना? कितना है? सॉल्व करो। समझ में आया कि नहीं ये? अरे भाई डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस, ये है ना डिस्टेंस, तो K Q1 Q2 अपॉन r², ये डिस्टेंस है ना? बताओ आगे करें। 8K अपॉन 4 इंटू 3 6K कितना हो गया? पक्का समझ में आया? तो ये कितना है? 6K, वो भी कितना हो जाएगा? 6K, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? बताओ। ये एंगल कितना है? ये पूरा, तो ये कितना है? ये भी कितना है? बचा कितना? 120। कितना बचा? या इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? क्या टफ हो रहा है क्या ये सब? ये तो 120 है ना, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इसका? और नीचे नीचे कितना होगा? नीचे भी लिख ही लेते हैं, तो 3 इंटू 4 है ना वो। बोलो बच्चों, तो इसका लिख लो। चलो K Q1 Q2 अपॉन बोलो 4/3, यही ना? कितना आया? 9K। कितना आया? अब बताओ, तो ये दोनों मिलके इधर की तरफ 6K cos 60 बना, sin 60, हाँ cos 60 बनाएंगे। 2f cos θ/2 ना, और थीटा कितना है? 120, तो 2f cos θ/2, यही ना? तो 2f cos θ/2 कितना? cos θ/2 कितना? थोड़ा जगह बनाते हैं, उधर लिखते हैं, देखना वो इधर लिख रहा हूं है ना। उन दोनों का रिजल्ट बताओ फिर से। 2f कितना है? 6K cos 60, और नीचे कितना है? 9K। इसको सॉल्व करो। cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 60 कितना होता है? 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 6K। ऊपर फोर्स कितना है? नीचे कितना है? तो नेट कितना हो गया? 3K ना? 3K नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज विल बी 3K डाउनवर्ड। कोई प्रॉब्लम है क्या? समझा पा रहा हूं मैं? पक्का कर लोगे? कर लोगे गेम? देख लो, समझ लो। पहले डिस्टेंस निकालने के बगैर तो होगा नहीं, तो पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस, और उसके बाद रिजॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट अगर दो इक्वल फोर्स है तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पक्का? बोलो बच्चों।
एक क्वेश्चन अब कर लो तुम लोग। दो कूलम, 3 कूलम, 5 का है, सेंट्रल पे 1 कूलम कर देते हैं, चलो। और ये डिस्टेंस L है, 1 मीटर कर देते हैं। चलिए, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन चलिए फास्ट, फिर से सुनो। इस फोर्स की बात करते हैं, इसको मैं F1 कर कह देता हूँ। F1 की बात करते हैं। F1 कौन बताएगा? K 5 इंटू 1 अपॉन R मान ले, उसको R बाद में निकालेंगे, R स्क्वायर, यही है ना? तो क्या मैं इसको 5K कह दूं, 5F कह दूं अपने मन से, जहां पे F क्या है? K अपॉन R स्क्वायर, दिमाग में K अपॉन, याद करने, दिमाग में रखने के लिए। सुना क्या सबने? दूसरा, अगर मैं इसको, इस वाले को F2 कह दूं, ये F2 कह दूं, तो F2 बताओ, ध्यान से, चलो F2 कह दो। F2 पहले बताओ बच्चों, K F2 K 3 1 अपॉन R, तो वही है। क्या लिखूं इसको? इस तरह से तुम क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, थोड़ा आसानी के लिए ऐसा लिख सकते हो। अगर तुम नहीं लिखना चाहो तो पूरा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा सा आएगा। सुना सबने? समझ में आ गया? ये देख लो क्या किया मैंने, मैंने एक तरह एज्यूम कर लिया कि ये 5 का मल्टीपल है, 5 टाइम्स K अपॉन R स्क्वायर, ये 3 टाइम्स K अपॉन R स्क्वायर है, तो K अपॉन R स्क्वायर को दिमाग में रख लिया, उससे कैलकुलेशन मेरा आसान हो गया। तो अपने आप ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला 2F कितना हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 4F। ऐसा करने से, जहां F क्या है? K बाई R स्क्वायर, F क्या है? खत्म करो, अभी खत्म करो। यहाँ पे समझो कि कहाँ दिक्कत है, क्यों हमने अब ये काम किया है और उससे क्या फायदा है, अभी खत्म करें। अगर ये 5F है तो ये अपने आप 3F होगा, वो 4F होगा और ये 2F हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ, ये 4F क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है ना, और ये 2F क्या कर रहा है? वो भी धक्का दे रहा है, तो दोनों कैंसिल हो, कितना बचेगा? 2F। कितना बचेगा? तो क्या मैं डायरेक्टली इधर की तरफ 2F लिख दूं? ये कितने से धक्का दे रहा है? 3F। और ये कितने से? तो वो भी कितना बचेगा बच्चों? 2F इधर बचेगा ना, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। कितना होगा? दो इक्वल फोर्स के बीच का एंगल 90। बताओ कितना रिजल्ट है? 2F√2, 90 है तो 2F√2, अरे इसका प्लस बीच का √90 है, तो 2F cos 90/2। चलो तुम्हारे हिसाब से कर लेते हैं, और cos 90/2 कितना होता है? 1/√2, 2 इंटू 2F√2, हाँ 2 इंटू 2a cos θ/2 ना, तो 2a cos θ/2 सही है। a 2F है, तो कितना है बच्चों? 2 इंटू 2F इंटू आंसर। देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये हो जाएगा। F की वैल्यू अब रख दो, जो भी दिया है, K 9×10⁹, K कितना होता है? मुझे बताना चाहिए था, 9×10⁹ बताता हूँ अभी, 9×10⁹। और R कितना है? वो 1 है, तो कितना हो जाएगा R? अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर है, बोलो, तो ये √2 हो जाएगा ना, और उसका आधा कितना है? R है, तो R √2/2, 1/√2 कितना? समझ गए? आंसर ये है, सॉल्व करके। तो सिखा पाया हूँ, सिखा क्या पाया हूँ? ये तो हम लोग न्यूज़ का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? न्यूज़ का कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सुना के सबने? सुनना,
5 कूलम, 6 कूलम, 4 कूलम, 3 कूलम, 1 मीटर, 1 मीटर। ये आसान करने के लिए, बस प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं, बस और कुछ नहीं। सुनना, अगर ये फोर्स 15F है तो ये फोर्स कितना होगा? 12F होगा कि नहीं? गलत बताओ। ये फोर्स कितना होगा? 18F/2, क्योंकि ये √2 टाइम्स बढ़ गया है ना डिस्टेंस। बोलो बच्चों, 18F/2 सुनाई दिया? एक एक करके। अगर ये फोर्स देखिए, इसका नाम हमने लिख दिया F1, इसका नाम लिख दिया F2 और इसका नाम लिख दिया F3। तो F1 बताओ, F1 बताओ। K Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर 15K हुआ ना? मैंने उसको 15F लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही ना? दूसरा F2 बताओ, F2 K Q1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर, बोलो 12K, सही बोल रहा हूं? और तीसरा F3 बोलो, K बोलो 6 इंटू अपॉन √2 का स्क्वायर। सुना क्या सबने? लेकिन इसको शॉर्टकट याद करने की कोशिश करो कि ऊपर फोर्स तो वही रहेगा मल्टीप्लाई में, लेकिन नीचे डिस्टेंस √2 टाइम्स होने का, स्क्वायर करने पे 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, यही ना? 9K 18/2 9K ना? अब बताओ, तो ये बताओ ये कितना है? अब आराम से ये कितना बच्चों? 12K। K कर दूं F को हटा के, बोलो। और ये कितना है? और ये कितना है बीचों बीच? 9K। कैसे करूं, क्या करूं अब इसको? 9K को रिजॉल्व कर लूं? एक तरीका है कि 9K को रिजॉल्व कर लो कॉस और साइन, और उसके बाद स्क्वायर करके जोड़ दो। एक और तरीका है, ये कितना है? 12K। यहाँ पे 15 में से 12 अलग करो, 3 अलग कर दो। ये 12 के साथ मिलकर 12 हो जाएगा। अब ये सब रिजल्ट करना वाली बात है, वेक्टर का है सारा खेल। फिर से सुनो, ये कितना है? और वो 15 को 3 + 12 कर दो, ये भी 12, ये भी 12, तो रिजल्टेंट 12 आएगा। तो ये 12 और 9 के साथ मिलकर कितना हो जाएगा? 21। और वहां पे कितना बच जाएगा? 12 और 12 का रिजल्टेंट, अरे 12√2 सॉरी, हाँ 12√2 सॉरी, ये 12 और वो 12 तो 12√2 ना, तो 12√2 + 9 इधर हो गया, उधर कितना बच गया? 3, और दोनों बीच का एंगल कितना हो गया? 45। 23 का + 20 का + 2 भी कॉस रख दो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं, मैं तो मेथड की बात कर रहा हूँ। तो अभी करने के लिए एक तरीका वही है, fx बताओ। चलो fx ऑलरेडी कितना है? 12 की, और 9 का क्या? 9K का cos 45, यही ना? जो भी आए सही है। ऐसे उधर भी fy कितना है? 15K प्लस, है ना बच्चों? कर लोगे सॉल्व, स्क्वायर करके जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा पक्का। मुझे लगता है काफी हद तक हम समझ गए ना? काम खत्म करिए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पे काम अभी बहुत करना है, जितने क्वेश्चन मिल जाए फटाफट काम खत्म कर लेना है। 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 1 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम। चलो जल्दी से, सारे डिस्टेंसेस आ रहे हैं, सेंटर पे फोर्स निकालो जल्दी से। आर है ये, R1 कर लेते हैं, सेंटर पे फोर्स निकालो, चलो जल्दी से। फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। प्रैक्टिस करो, आंसर निकालना है। हो गया? देखो तो मैं कितनी जल्दी कर लेता हूँ। 3 और 2 6, बोलो
अरे बोलो, छोड़ो, 3 जो है 4 से कट गया, हमें क्या बच जाएगा? 1। पक्का? ये 3 1 से कट के क्या बच जाएगा यहाँ पे? 2। ये 2 उससे कट के कितना बच जाएगा? 3। यानी फट से 1 है इसका, 1 2 है इसका, बोलो बच्चों, और 3 है इसका। सही है? अब पक्का समझ में आ कि नहीं है? और ये 3 से धक्का देगा और ये 4 से धक्का देगा, तो 3 वाला 4 को कैंसिल करके 1 बचेगा कि नहीं? तो क्या बचा? ये कितने से धक्का देगा? 2 से। ये कितने से धक्का देगा? 1 से। नहीं, ये 3 से, और ये कितने से? 1 से। तो 1 कट के कितना बचेगा? 2। पक्का समझ में आ रहा है? बोलो भाई। और यहाँ पे ये कितने से धक्का देगा? 5 है तो, और ये 2 से, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे एक ऐसे मिल गया, यहाँ पे कितना मिला? 3 है, और यहाँ पे कितना मिला? 12। इनके बीच का एंगल कितना है? 120। जब एंगल 120 होता है, 2 इक्वल अगर फोर्स होते, तो इक्वल फोर्स में 120 एंगल होता है, तो रिजल्टेंट एफ ही हो जाता है। अरे 2a sin, अरे cos 120/2, समझे कि नहीं? तो ये कितना है? ये कितना है? इसको 2f प्लस f कर लोगे, ये भी 2f और ये भी 2f मिलकर कितना हो जाएगा? 2f। अरे 2 फोर्स 120 में, तो उनका रिजल्टेंट भी 2f होगा। तो ये दोनों मिलके रिजल्टेंट कितना दे देंगे? 2f, और ये ऑलरेडी f है, तो कुल कितना हो गया यहाँ पे? और एक कितना है? दोनों बीच का एंगल कितना है? a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60। काम खत्म? बोलो बच्चों। तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60। अरे यही तो रिजल्टेंट है ना बच्चों? समझ में आया? कोई दिक्कत? तेज हो गया क्या? समझ में आया? फिर से बताओ, फिर से बताओ, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बच्चों, फिर से एक बार सुनो। यहां पे जैसे 3 कूलम है, और यहां पे कितना है? 4। तो ये 4 से धक्का देगा, तो ये 3 से धक्का देगा ना, तो 3 वाला 4 से कैंसिल होकर कितना बच जाएगा? 1। तो 1 इसका रिपल्सन, यानी ये कट के यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1। तो यहाँ पे एक फोर्स 1 बचेगा, F। बोलो बच्चों, समझ में आया? उधर बताओ, वो 5 है और इधर कितना है? 2। तो ये 2 से धक्का देगा, वो 5 से धक्का देगा, तो कितना बच जाएगा? 3 बचेगा ना? बोलो, कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लोग डरे हुए दिख रहे हैं वैसा। चलो फिर से एक बार, चलो इधर देखो, ये 3 और ये कितना है? 2 है, 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6f आएगा, और यहाँ पे 4 है और ये 2 है, तो कितना आएगा? 8 है। आएगा कि नहीं? चलो अब बताओ, यहाँ पे कितना आएगा? 10, और यहाँ पे कितना जाएगा? 4 जाएगा। अच्छा, वहां से कितना जाएगा? इधर 2 उधर से ये रिपल करेगा ना, और यहाँ से कितना जाएगा? 6। ये समझ में आया? ये 10f में 4f माइनस होकर कितना बचेगा बच्चों? 6f। समझ गए? 2 6 से कटेगा तो कितना बचेगा? 4f बचेगा ना। और यहाँ पे कितना बच गया? 8 6 2 बचा। बोलो भाई, ये 4 इस 4 के साथ, ये 4 इस 4 के साथ क्या करेगा? रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट बना देगा 4, क्योंकि 2 इक्वल फोर्स 120 पे लगते हैं, तो रिजल्टेंट भी उतना ही आता है ना? तो ये 4, इसको 4f प्लस 2f अलग कर दो, तो ये 4 इस 4 के साथ मिलकर कितना हो जाएगा? 4, और ऑलरेडी यहाँ पे कितना है? 2, तो कुल कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? 6f हो जाएगा। अच्छा, तो 6f हो गया। अब बताओ क्या बचा यहाँ पे? इधर बचा ना, बोलो। तो ये हटाओ, यहाँ पे और दोनों बीच का कितना बच्चों? 60। तो रिजल्टेंट आ जाएगा कैसे? a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म कर लेना इसका, कर लोगे आप?
आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे सुनेंगे। अभी अभी हमने नेट फोर्स सुनो, नेट फोर्स निकालने के क्वेश्चन किए। क्या किए? तो मैं कह सकता हूं कि एफ नेट ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया है ना? बोलो बच्चों, खत्म हो गया। एफ नेट ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, खत्म। यानी हमने अभी अभी किसी पॉइंट चार्ज से एफ नेट निकालना सीखा। क्लियर है बच्चों? इसमें टफ क्वेश्चन कोई बनाएगा तो क्या बनाएगा? टफ क्वेश्चन बनाना चाहिए। इसमें पॉइंट चार्ज नेट फोर्स निकालना है, टफ क्वेश्चन बनाना चाहिए। सोचो तो बच्चों क्या बनाएगा? कुछ ऐसा बनाएगा कि तुम्हें डिस्टेंस ही ना मिले, कुछ तो ऐसा जो परेशान करे, ये बनाएगा। एक एग्जांपल कर रहा हूं, तुम्हें समझ ही नहीं आया कि क्या कर रहा है वो, चाहता क्या है। सही है? और ये बहुत फेमस क्वेश्चन, कौन है ये? टेट्रा, ये टेट्राहेड्रन। सही है? सारे साइड्स इक्वल है यानी रेगुलर है। मुझे नहीं पता कि कितना समझ में आ रहा है, तुम्हें इमेजिन कर रहे थे। नहीं इमेजिन कर रहे तो कल सवेरे आओगे, बैठोगे और डिस्कस करोगे मेरे साथ। सुना दिया? या आपस में जैसे भी डिस्कस करोगे। अगर नहीं आया समझ में तो ये कैसे हुआ, खत्म नहीं करना है। आज पढ़े हो कल खत्म करना है सवेरे, याद रहेगा। परसों नहीं जाना चाहिए सर पॉइंट, ये सारे पॉइंट आज पढ़ रहे हो कल खत्म होना चाहिए। सारे क्वेश्चन उठा के आईडी एडवांस जहां से मिल जाए सब क्वेश्चन करना है। कल ही यही एक्स्ट्रा इधर उधर मत पढ़ने लगा, ये नहीं खत्म करना है कल तक, कल शाम तक, कल क्लास से पहले तक ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसी ट्रैक पे चलना है। चलो अब सुनो, क्वेश्चन ये है, आसान करने के लिए मैं सभी चार्ज को इक्वल कर देता हूं। इक्वल कर देता हूं सभी चार्ज को। और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? समझ नहीं आ रही है, गर्मी लग रही है। समझ में आ रहा है ना? मैं करता हूँ, समझ में आ रही है, उधर बिठा दो फिर से। सही नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये उससे बनाओ कि और कोई भी ऐसी सही चल रही है, पता नहीं चल रही। समझ रहे कि उसी आदमी को बुलाओ कि ना बुलाओ, पूरा कंफ्यूज रखिए। सॉरी, ठीक है, ओके। किसी एक चार्ज पे बाकी सभी चार्ज के कारण फोर्स चाहिए। क्लियर हुआ? अब अगर विजुलाइज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन अच्छा है, दिक्कत करेगा। तो तुम थोड़ा विजुलाइज करो, तो थोड़ा सिमेट्रिक बनाते बच्चों। ये एक वो पॉइंट है टॉप वाला, और यहाँ पे ये देखो ये है, वो थोड़ा 3D में दिखा रहा है। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो तुम्हें नहीं लगता इससे सेंट्रॉइड पे पड़ेगा? बस यही सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है। अगर ये नहीं आया तो काम खत्म, तो क्वेश्चन नहीं करता। अगर ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है, रेगुलर टेट्राहेड्रन, तो एक वर्टेक्स से जब तुम दूसरे फेस पे, रेगुलर है ना बच्चों, रेगुलर एक से फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, 3 फेस है, इससे डालोगे अगर परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसके कहां पड़ेगा? सेंट्रॉइड पे। क्यों? रेगुलर है ना, रेगुलर है तो सिमेट्रिक होगा ना। ये पॉइंट तीनों पॉइंट से सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक होगा तो कहां पे जाएगा? सेंट्रॉइड पे। पक्का ना बच्चों? हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ जाए, नहीं आया तो खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ गए कैसे? इसका मतलब ये सेंट्रॉइड है, और ये कौन है? साइड है। ये भी कौन है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल मिल गया। क्यों बच्चों? सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस हमें पता होता है। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस पता रहता है कि नहीं? रहता है पता। ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का, और इसी ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड है ना, वो मीडियन को 2/3 में बांटता है ना, थोड़ी देर पहले किया था हमने। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई?
2/3 ऑफ L sin 60। याद आया? अगर ये L है तो ये मीडियन क्या हो जाएगा? L sin 60। और ये उसको किसमें बांटता है? 2/3। अभी तो किया था हमने, यानी ये डिस्टेंस आ गया बच्चों। और ये कितना है? L। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? और राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन थीटा कितना होगा? बेस अपॉन cos थीटा। और साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा परपेंडिकुलर जो कि ये है 2/3 ऑफ L sin 60, यही ना, अपॉन L से L 2/3 इंटू sin 60 √3/2 ना। आंसर कितना आया? गलत तो नहीं किया मैंने? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल कोई गलती नहीं की, सही है ना? ये तुम्हें ये एंगल मिल गया ना, उस एंगल का साइन, और उस एंगल का साइन मिल गया तो उस एंगल का कॉस मिलेगा कि नहीं? फिर से ये परपेंडिकुलर, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये 60 है, ये 60 है ना, 60 का ये क्या हो जाएगा? साइन, तो L sin 60 हो जाएगा। तो L sin 60 हो गया, और ये उसको 2/3 में बांटता है ना बच्चों, तो 2/3 हो गया ना उसको, तो 2/3 L sin 60 पक्का। तो 2/3 L sin 60 ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस है, L से डिवाइड कर दिया, सॉल्व हो गया यार पक्का। ये क्या निकला अभी? साइन थीटा, और साइन थीटा निकाला तो कॉस थीटा निकाल लोगे, tan थीटा निकाल लोगे, सब निकल जाएगा। अब रुकना आराम से बच्चों। अगर ये सेंट्रॉइड को मैं ऊपर बढ़ाऊं तो एकदम ऐसे जाएगा, और इस साइड को, इस फोर्स को, यही तो फोर्स लगाएगा ना, आगे बढ़ाऊं तो यहां जाएगा कि नहीं फोर्स? ऐसे ये भी अगर आगे बढ़ाऊं ये वाला तो जाएगा कि नहीं आगे? और ऐसे तीसरा वाला ये वाला करूं तो आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं? और ये तीनों मिलकर कुछ ऐसा ट्रायंगल टाइप का दिखेंगे। 3D में है ना वो, 3D में। बोलो बच्चों, नहीं समझे वो? अरे 3D में है ना, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे है, तो 3 दिखेगा कि नहीं? 1 2 और 1 3, तो ऐसे दिखेगा 3। ये भाई सुना कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब ये फोर्स पता है, ये थीटा, ये भी थीटा होगा, ऐसे इसका फोर्स है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो तीनों का क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट है F का cos थीटा, F का, इस F का भी cos सब थीटा है ना, तो तीनों का क्या हो जाएगा? cos थीटा। और तीनों का ये वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा सिमेट्री के कारण, ये दूसरा यानी ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। किसी को समझ ना आए तो टेंशन नहीं लेने का इस क्वेश्चन में, अगर समझ ना आए तो इस क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेने का, इससे पहले वाला समझ लें। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन खत्म हो जाता है अगर तुम्हें ये दिमाग में आ गया, सिमेट्रिक होने से तीसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दूसरे फेस, सामने वाले फ्रंट फेस पे, तो उसके सेंट्रॉइड पे जाएगा। जैसे ही आ गया ये सेंट्रॉइड है, तुरंत ये क्या हो गया? मीडियन का 2/3। यही हमारा इस ट्रायंगल के लिए क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, क्या मिल जाएगा? थीटा साइन थीटा, उससे क्या निकल जाएगा? कॉस थीटा। और एक बार कॉस थीटा हो गया तो फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। काम खत्म? बोलो बच्चों, हो गया। आगे बढ़े? नहीं बढ़े, हो गया, छोड़ दें? हो गया ना? और चाहिए? अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस? इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कई टाइप के हैं, मैं नोट्स भेज दूंगा, एक बार देख लेना तुम लोग, सही है? तो क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम, समझ गए? तो अभी रहने देते हैं आज इतना।